प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं और इसका सीधा असर जो है वो आगे आने वाले चुनावों में देखा जाएगा। 10 मार्च की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे, बड़ी रैली को संबोधित पीएम करेंगे। सीधा जो असर होगा वो 80 सीटों पर पड़ेगा, 80 सीटों पर असर पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में 6 मार्च को मौजूद रहेंगे और 42 सीटों पर इसका सीधे इफेक्ट देखने को मिलेगा। गुजरात की बात कर लीजिए, गढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मार्च को मौजूद रहेंगे, 26 सीटों पर सीधे तौर पर असर इसका देखने को मिलेगा। राजस्थान का भी जिक्र, जहां पर 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, सीधा जो प्रभाव है 25 सीटों पर पड़ने वाला है, जब राजस्थान में दहाड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तेलंगाना में भी कार्यक्रम है, तेलंगाना में 4 मार्च को कार्यक्रम है, 17 सीटों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। असम में 8 मार्च को कार्यक्रम है, 14 सीट्स पर इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। सीधी अपनी रैली से 14 सीटों पर प्रभाव डालते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, दहाड़ेंगे, तो इसका असर व्यापक तौर पर देखा जाएगा। दिल्ली में बात कर लीजिए, 7 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमाम तरह के कार्यक्रम, रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसका जो इफेक्ट है वो सीधे 7 सीटों पर देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी मौजूद रहेंगे, 7 मार्च वो तारीख जब जम्मू कश्मीर में मौजूद रहेंगे, एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 6 सीटों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलने वाला है। अरुणाचल का भी जिक्र कर लीजिए, जहां पर 9 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। हालांकि 2 सीटें यहां पर अरुणाचल से आती हैं और इन 2 सीटों पर पीएम मोदी की रैली का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद अलावा बात तमिलनाडु की भी यहां पर करेंगे, जहां पर 39 सीटें हैं। 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु में रैली है और रैली को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तमाम योजनाएं गिनाते हुए नजर आएंगे। ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जब 5 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे और इसका असर 21 सीटों पर पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री तमाम विकास योजनाओं को गिनवाते हुए जनता को नजर आएंगे। बिहार की बात कर लीजिए तो 40 सीटें बिहार से आती हैं। 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर भी रैली करेंगे और तमाम योजनाओं की सौगात तो जनता को देंगे ही देंगे, साथ ही अपने जो तमाम कार्य हैं केंद्र के वो गिनाते हुए नजर आएंगे। 12 राज्य कुल मिलाकर 319 सीटें कुल मिलाकर सीधे तौर पर इनका जो असर है वो देखने को मिलने वाला है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ताबड़तोड़ कार्यक्रम, ताबड़तोड़ रैलियां हैं, इनका एक बड़ा असर ग्राउंड लेवल पर होगा। बात अब बिहार की कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बिहार की बात करेंगे। बिहार में बीते दिन विपक्ष का जमावड़ा लगा रहा, जहां पर विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करने की थी। जी हां, लालू ने परिवारवाद पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसके बाद एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगती है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को जीतने की ख्वाहिश नजर आने लगी है। बिहार में बीते रविवार को विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़ी नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन तो किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद मानो संग्राम से छिड़ गया हो। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोल डाला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे।
लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर तो हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर में लालू और विपक्ष का ये पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ गया हो। लेकिन इंडी की तरफ से आए इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता कैसे देगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात दिल्ली शराब घोटाले मामले की कर लेते हैं, क्योंकि ये घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन किया है और ये समन 8वां समन है। इससे पहले 7 समन आम आदमी पार्टी नकार चुकी है। केजरीवाल पेश नहीं हुए और बार बार यही बोला गया कि ईडी का समन गैर कानूनी है। रिपोर्ट देखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल ईडी से नाराज है, लेकिन ईडी भी बार बार केजरीवाल को न्योता भेजकर उन्हें बुला रही है। शराब घोटाला दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। ईडी लंबे समय से पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल है कि मानते नहीं। केजरीवाल ईडी की तरफ से भेजे जाने वाले समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। 7 समन के बाद जब ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी ने भी हार नहीं मानी और एक और नोटिस जारी कर केजरीवाल को पेश होने को कहा है। जी हां, केजरीवाल को ईडी 8वां समन भी जारी कर चुकी है और आज यानी 4 मार्च को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। वैसे तो केजरीवाल हर समन पर अलग अलग कारण देकर खुद का बचाव कर लेते हैं, कभी विधानसभा का कारण देकर तो कभी मुख्यमंत्री के कामकाज का कारण देकर, लेकिन अब 8वां समन केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शहर की एक अदालत का रुख किया था, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। तो वहीं केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर कोर्ट उन्हें पेश होने का आदेश देगा तो वो पेश होंगे। लेकिन अब ईडी का 8वां बुलावा केजरीवाल के टेंशन को दोगुना कर रहा है। इससे पहले साल 2023 में 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी। हालांकि अब देखना होगा कि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। अगर नहीं पेश होंगे तो ईडी के सामने पेश नहीं होने का क्या कारण देंगे। तो वहीं ये भी देखना होगा कि अगर सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो आगे ईडी क्या कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में आज शपथ ग्रहण समारोह, पीएम पद की शपथ लेंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी, इमरान खान के समर्थक सांसदों ने वोट चोर और शर्म करो के नारे लगाए। शहबाज शरीफ ने धांधली के मांगे सबूत। इजरायल ने गाजा सहायता काफिले पर हमले के दावे को नकारा, कहा आईडीएफ की ओर से नहीं किया गया अटैक, भगदड़ के चलते मारे गए ज्यादातर लोग। इजरायली सैनिकों ने गाजा में 100 से ज्यादा हमास आतंकियों को खत्म किया, दर्जनों आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। दक्षिणी इजरायल की ओर से गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर अटैक, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का गुब्बार। पश्चिमी खान यूनिस में इजरायल ने किया हवाई हमला, आईडीएफ ने वीडियो जारी कर जानकारी दी, हमास आतंकियों पर बुनियादी ढांचा नष्ट करने का दावा। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी, हमलों के बाद इमारतों के पास दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलहा में इजरायली सेना का हमला, 2 हमलों में 5 लोगों की मौत का दावा, 4 लोग जख्मी हुए। रूस में आईएसआईएस आतंकियों ने एनकाउंटर में एक स्थानीय को गोली मारी, एनएससी ने जानकारी साझा की, गोली लगने से व्यक्ति की मौत।
रूस के आतंकवाद विरोधी अभियान में आईएसआईएस के 6 आतंकवादी ढेर किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने तीसरी मंजिल पर छिपे आतंकियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया।